हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जो ईटियमन के और अस्थिया। वो चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये कई पार्ट में विभाजित होगा, इसलिए सभी को देखना अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है ईटियमन के और अस्थिया, उसका जो हम लोग ये है वो स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो लिखा है, पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। तो ये वाला हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम लोग नीचे वाले पढ़ लेते हैं, जो कुछ है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मतलब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराने जो काल है, प्राचीन काल की सबसे जो पहली सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। यह संस्कृति में यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, तो ये इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया था, क्योंकि ये जो संस्कृति है या ये जो सभ्यता है वो हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति रखा गया था। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह कहाँ स्थित है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका जो निर्धारण वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक मतलब इसका निर्धारण किया गया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद है, इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारण किया गया था। तो जो प्रारंभ में जब था, इसका जो निर्धारण किया गया था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारण किया गया था, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जो सिंधु सभ्यता में जो महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलेख या अभिलिखित सबूत मिले हैं, जिसकी संख्या अब 3000 के आसपास हो गई है। तो ये समझ गया। तो जो हड़प्पा संस्कृति का जो काल है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं। तो इसका जो निर्धारण है वो कब है, मतलब उसका जो निर्धारण है वो 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा संस्कृति के जो भाग है या जो चरण है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 3 भाग हैं। तो एक है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, एक है विकसित हड़प्पा संस्कृति, एक है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो आप तीनों समझ गए, तीनों को बता दिए हम। अब है बीसी का मतलब क्या होता है, ये बीसी एडी बीपी ये आप लोग बहुत सुने होंगे। तो बीसी का मतलब ईसा
पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। फिर एडी, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म वर्ष को ही कहा जाता है एडी। फिर ईसा मसीह के जन्म वर्ष को फिर क्या है, फिर है बीपी, आज से पहले बीपी कहा जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। तो आप लोगों को जो पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या है, 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन के कार्य के दौरान जो अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ के हजारों ईंट उखाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वहाँ यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। तो ये आप समझ गए, ये तो सरल भाषा में था। ये आप इसके बाद है, उस समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। इसके बाद 1920 से 21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। तो 1920 से 21 में किनके द्वारा किया गया था? जो थे वो थे माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी, दोनों ने हड़प्पा को पहले बार हड़प्पा का उत्खनन करना शुरू किया गया। इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। तो जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह हुई थी 1922 में। किसने किया था? तो किया था राखालदास बनर्जी ने। फिर राखालदास बनर्जी ने किया था, जिसको कहा जाता था आर डी बनर्जी भी कहा जाता था। राखालदास बनर्जी को आर डी बनर्जी भी कहा जाता था। उसका उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लारकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और यह कहाँ पर है? वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लारकाना जिले में स्थित है। फिर राखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। तो यहाँ जो लिखा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यहाँ दिया है कि एक होता है मृतकों का टीला, फिर होता है मुर्दों का टीला, फिर होता है प्रेतों का टीला, फिर होता है सिंध का बाग, फिर होता है सिंधना नस्ल स्थान। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है ये लिखा है कि इन दोनों उत्खनन के बाद, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं?
तो चलिए जान लेते हैं। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई है। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर खेती किया करते थे। तो जो इस हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो पहला रीज़न तो ये है। पहला रीज़न क्या है? ये सिंधु नदी के आसपास जो फैली हुई थी यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। यह इलाका जो था वो बहुत उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर जो खेती किया करते थे। इसके बाद नीचे है कि सिंधु सभ्यता की लिपि। अब जाने थे सिंधु सभ्यता की लिपि। तो इस सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, घनपत सिंह धान्या, राजा राम ने किया, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। लिपि के सबसे ज़्यादातर अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड प्रतीक माना गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो बोलेंगे हम। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। इसके बाद अर्थात चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदन कहा गया है। सिंधु लिपि है वो जो है दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदन कहा गया है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेलखड़ी, प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। तो ये यहाँ मोहर के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ये विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। जो सेलखड़ी, प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें जो सेलखड़ी की होती थी, पक्की मिट्टी से निर्मित, जो आयतकार और वर्गाकार प्रमुख है। उसके बाद आयतकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। जो आयतकार है उस पर क्या मिलते हैं? केवल लेख मिलते थे, लिखा हुआ मिलता था, और जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते थे। जो कि वर्गाकार है उसमें लेख भी मिलता था और चित्र भी मिलता था, दोनों मिलता था। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली थी तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली। जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें, मेसोपोटामिया में जो 5 बेलनाकार मोहरें थी वो मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके बाद फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली थी। फारस की जो बनी संगमरमर की मोहरें थी वो लोथल से मिली थी। अब सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। तो पहला है प्लाटो, ऑस्ट्रोलायड, भूमध्य सागरीय, फिर अल्पाइन, मंगोलियन। इसके बाद है, इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ा को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। इसके बाद है सिंधु सभ्यता
की प्रमुख विशेषता। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता है। इसका कई कई नाम है, जैसे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बहुत नाम है, बहुत आगे नाम भी आप सुनेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। उसके बाद है व्यापार व वाणिज्यिक गतिविधियों के महत्व। जो व्यापार जो वाणिज्यिक है उसकी गतिविधि ये इससे मिलते हैं, उसके गतिविधियों के महत्व। उसके बाद जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। उत्खनन में न तो हथियार औजार न ही रक्षात्मक हथियार, जिससे ढाल व कवच आदि। उसके बाद है जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, धोलावीरा एवं यूनिकरण से प्राप्त स्टेडियम, यूनिकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। उसके बाद है सेंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा का खोज नहीं हुआ था। यह लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य है सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतर जिखेड़ा से मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। तो जो 1000 जो 1500 से जो 600 ईसा पूर्व, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। सिंधुवासी लोग पीतल से परिचित नहीं थे। सिंधुवासी लोग पीतल से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आवास है, मृदभांड है, आभूषण, औजार और मोहरे, इमारतें और खुदाई से मिली सिक्के। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में है। तो जो है स्थल वह नागेश्वर जो गुजरात में है, बालाकोट जो पाकिस्तान में है, चैनुद्रो जो पाकिस्तान में है, फिर है कोटदीजी जो पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगान राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, नवंडार, जल निकास प्रणाली, ये सब थे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ हैं वो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित किया गया था। 2 भागों में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ होती थी। एक का नाम था दुर्ग, एक का नाम था निचला शहर। तो जो दुर्ग है वो ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। जो दुर्ग है इसको वो तो ऊपरी शहर आई थिंक ऊपर में था वो, और निचला शहर जो नीचे में था, ऐसा कुछ था आई थिंक। वो नहीं लिखा है यहाँ पर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घिरा हो।
गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। इसके बाद हड़प्पा की सड़कों और गलियों की विशेषताएं, इसको हम लोग देखेंगे, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ। इसके बाद ये पार्ट 1 है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं और जो गलियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार खंडों में विभक्त हो गया है, जिसे जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति कहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के रोड है, जो गली, तो हड़प्पा सभ्यता के रोड है वो एक दूसरे को जो है वो समकोण पर मतलब काटते थे, जिसके कारण नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया था। और इसको क्या कहा जाता था? जाल पद्धति, जाल पद्धति कहा जाता था, या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता था, या चेस बोर्ड पद्धति कहा जाता था। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था, सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। उसके बाद नोट क्या है कि बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। जो बनावली है वहाँ पे सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं एवं सड़क को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। एवं जो सड़कों को पक्की करने के प्रयास है उसके भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद है सड़क के सड़क के किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता या जिनमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। ये इतना दूर आप लोग समझ गए। फिर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण कैसे किया जाता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।